बच्चों हम समझेंगे जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन। देखो बच्चों यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है और ये पॉइंट है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी बच्चों जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो रेट ऑफ अपीयरेंस है उसकी लाइफ फॉर्म का एपियर होने का वो कहीं ना कहीं बच्चों उसकी लाइफ स्पेन पे डिपेंड करते हैं। और बच्चों लाइफ स्पेन पे भी क्या लिखा है हमने इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। सर एक बार बच्चों को समझाइए कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस है न्यू लाइफ फॉर्म के एपियर होने का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। बिल्कुल बेटा, ऐसा है यहाँ पर जो अपना टॉपिक है जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन या नेचुरल सिलेक्शन। सर अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि इवोल्यूशन का ही जो बेसिस है वो जीन है या जेनेटिक लेवल है। बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म को आप क्या मान लो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन। कोई भी स्पीशी है उसमें जो भी पॉपुलेशन है उसमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसकी जो रेट है अपीयरेंस की वो उस स्पीशी के इंडिविजुअल्स की जो लाइफ स्पैन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज्यादा लाइफ स्पैन होगा उतना लेट आएंगे वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन उतना स्लो, यानी कि उसका इवोल्यूशन उतना ही स्लो होगा। और उल्टा भी बेटा बिल्कुल सही है, जितनी छोटी लाइफ स्पैन होगी जितना जल्दी जल्दी उसकी नेक्स्ट जनरेशन आती जाएगी उतने ही ज्यादा चांसेस है किसके, वेरिएशन के। क्योंकि सर अपने को पता है चाहे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो चाहे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो दोनों में वेरिएशन आते हैं, चाहे म्यूटेशन से आए चाहे जीन रिकॉम्बिनेशन से आए। लेकिन ये कब आएगा, जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो जितना जल्दी जल्दी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उतना जल्दी जल्दी म्यूटेशंस या जीन रिकॉम्बिनेशन यानी कि वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। मतलब सर जितना लाइफ स्पेन कम होगा उतनी ही जो नेक्स्ट प्रोजेनी है वो जल्दी बन जाएगी, तो वेरिएशन भी जल्दी देखने को मिलेंगे। एक गिवन टाइम में अगर एक का लाइफ स्पेन कम है तो अपने ज्यादा प्रोजेनी बना लेगा और जिसका लाइफ स्पेन ज्यादा उसकी प्रोजेनी फिर गिवन टाइम में कम बनेगी। इसका अपन सर एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक बैक्टीरिया है बेटा, आपने भी पढ़ा होगा ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, इसका जो जनरेशन टाइम होता है यानी कि डिवीजन का जो टाइम है सिर्फ 20 मिनट्स होता है। तो अगर अपन ई कोलाई की बात करें जिसका जनरेशन टाइम सिर्फ 20 मिनट है, इसको अगर अपन 24 आवर्स दें सर बार बार डिवाइड करने के लिए, तो विद इन 24 आवर्स इसकी सर 72 जनरेशंस आ जाएंगी। अगर अपन ऐसा मान के चले एक हाइपोथेटिकल केस कि 72nd जनरेशन पे नया स्पीशी बनता है, तो इसका मतलब हर 24 घंटे में इसका कोई नया स्पीशी डेवलप हो जाएगा। हाइपोथेटिकली अपन इमेजिन कर रहे हैं। अब यही बात सर अपन ह्यूमन पे अगर अप्लाई करने की कोशिश करें, अगर ह्यूमन की बात करें तो लाइफ स्पैन तो बहुत ज्यादा है। अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करें कि एक ह्यूमन है 30 इयर्स में रिप्रोड्यूस कर जाता है, नई प्रोजेनी आ जाती है, फिर वो प्रोजेनी फिर 30 ईयर की होती है, नया ले आते हैं। तो मतलब 30 साल 30 ईयर अगर अपन मान लेंगे कि 30 ईयर में नेक्स्ट प्रोजेनी आती है, तो सर 72 जनरेशन लाने के लिए 2160 लगभग 2000 साल लग जाएंगे। तो यानी कि ये वेरिएशन अपने को देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटा वही बात है कि अगर लाइफ स्पेन छोटा है, जल्दी जल्दी प्रोजेनी आएगी, जल्दी जल्दी अपन चीजें देख पाएंगे, तो ऐसा लगेगा ये काफी रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, और यहां लगेगा कि ये तो बहुत स्लो इवॉल्व हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द लाइफ स्पेन। तो सर इसके बाद अपन फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है लैडरबर्ग्स रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। इट वाज परफॉर्म बाय बेसिकली कपल थे बेटा, हस्बैंड एंड वाइफ, जोशुआ लैडरबर्ग एंड एस्थर लैडरबर्ग। इन्होंने क्या किया था, एक कल्चर मीडियम लिया अगार का, मास्टर प्लेट बनाई। मतलब यहां पर जो 5 कॉलोनी है ये मेन चीज है, ये प्राइमरी है, यहां से शुरुआत हुई है इस एक्सपेरिमेंट की, तो इसको बोल दिया मास्टर प्लेट। अब इस प्लेट पे जो ये 5 कॉलोनीज हैं सर, इन कॉलोनीज को क्या किया, स्टेराइल वेलवेट लगाया एक वुडन ब्लॉक पे और उस पे इसका स्टैंप बना लिया। मतलब ऐसा कि अपन ने कोई पेंट किए 5 सर्कल्स और उसके ऊपर एक ऐसे करके स्टैंप लगा दिया, तो वो 5 सर्कल का जो पेंट है वो इस पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब यहां पर प्रिंट होने का मतलब क्या है, वो जो बैक्टीरिया है वो यहां पर भी आ गए और यहां पर भी वो 5 कॉलोनीज की कॉपी बन गई है। अब ये जो वेलवेट का ब्लॉक है, ये जो हमारा वेलवेट का ब्लॉक है, इसको यूज किया गया रेप्लिका प्लेट को अगार वाले मीडियम में,
और अगार अगार प्लस पेनिसिलिन वाले मीडियम के अंदर कॉलोनीज को डेवलप करने के लिए। ये जो 5 कॉलोनीज ली हैं, इनकी कॉपी यहां पर है, इनकी इमेज यहां पर है, रेप्लिका यहां पर है। अब इस स्टेम को यहां पर लगाया अगार अगार ओनली पर, तो सर हमने देखा पांचों की पांचों कॉलोनी सरवाइव करी, क्योंकि जो मीडियम यहां पर है सेम मीडियम यहां पर है। अगर इस मीडियम को अपन इन्वायरमेंट मान लें, इसके लिए तो ये इन्वायरमेंट हो गया, इसके लिए तो जो इन्वायरमेंट यहां पर है बेटा वही इन्वायरमेंट यहां पर भी है। लेकिन दूसरी वाली प्लेट जो है उसमें अगार अगार यानी कि जो कल्चर मीडियम है उसमें पेनिसिलिन भी डाल दिया, जो कि सर एक एंटीबायोटिक है। तो बात ये हुई, वहां पर होना तो क्या चाहिए था, पांचों की पांचों कॉलोनी सरवाइव करती हैं, पांचों की पांचों की डेथ हो जाती, क्योंकि वहां पेनिसिलिन है, हमने एंटीबायोटिक डाल दिया है। तो हमने क्या सोचा कि पांचों की डेथ हो जाएगी, कोई भी नहीं बचेगी, क्योंकि वो क्या है, एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरिया है। बिल्कुल। लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं। ए, सी और ई 3 कॉलोनीज फिर भी सरवाइव कर गई पेनिसिलिन के प्रेजेंट होने के बाद भी। तो सर ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा, थोड़ा सा इस बारे में आप बताइए। सर देखो, ये तभी पॉसिबल है जो यहाँ पर बचे हैं, अगर इनके पास में कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और कुछ ऐसी एबिलिटी होगी, पहले से कोई म्यूटेशन हो, पहले से कोई इनके पास एबिलिटी। एग्जैक्टली। और जो सर यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाया बच्चों, वो तभी पॉसिबल है जब उसके पास में पेनिसिलिन के लिए रजिस्टिविटी ना हो। राइट सर? बिल्कुल सर, यानी कि जैसा लिखा भी है, बी और डी तो पेनिसिलिन सेंसिटिव कॉलोनीज है, पेनिसिलिन वाला इन्वायरमेंट इनको मिलेगा तो इनकी डेथ हो जाएगी, जबकि ए, सी और ई जो है सर वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज हैं। सर मैं इसको अगर ऐसे कहूं कि ए, बी, सी और डी मुझे दिखा दिए गए हैं 5 टाइप के बैक्टीरिया की कॉलोनी, बिल्कुल राइट, तो क्या सर हम पहले से बता सकते हैं कि ए, बी, सी और डी में से कौन फिट है सरवाइव करने के लिए और कौन फिट नहीं है सरवाइव करने के लिए? सर बात आ गई, ये एनवायरनमेंट था, अगर जब एनवायरनमेंट में चेंज आया, पेनिसिलिन ऐड हुआ, तब हमें पता चला कि किसके पास में फिटनेस और रेजिस्टिविटी है और किसके पास में फिटनेस या रेजिस्टिविटी एडेप्टेशन नहीं है। तो बच्चों ये तो सिलेक्शन से पता चलता है कि जो नेचर में सेलेक्ट हो गया। हमने क्या देखा पेनिसिलिन डालने के बाद में, भाई 3 यहां पर सेलेक्ट हो गए और 2 बी और डी बच्चों यहां पर सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तब जाके हमें पता चला कि जो बी और डी हैं उनके पास में एडेप्टेशन और यूजफुल वेरिएशंस नहीं था। राइट सर? और ए और सी और ई के पास में डेफिनेटली क्या होगा, रेजिस्टिविटी या फिर एडेप्टेशन था, इसीलिए वो सेलेक्ट हो गए। अब बच्चों क्या पेनिसिलिन ने इन्हें रेजिस्टेंट बनाया? अगर ऐसा होता तो सर बी और डी भी रेजिस्टेंट हो जाते, तो लेमार्किज्म वाली बात लेमार्किज्म सही हो जाता है। पेनिसिलिन को देख के बोलते बी और डी, भाई हम भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंट दोनों पहले से हैं। एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा। राइट सर? बिल्कुल करेक्ट। और इसी को बच्चों हमने जेनेटिक लेवल पर जाना कि भाई ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। उसके जेनेटिक मटेरियल में वो कैरेक्टर है और जिसके पास जो सर्वाइव नहीं कर पाया उसके पास में वो कैरेक्टर या वो जीन नहीं होगा। राइट सर? तो बच्चों ये था एक्सपेरिमेंट जिसने वापस ये हमको बता दिया कि नेचुरल सिलेक्शन वाली बात सही है। नेचुरल सिलेक्शन होता है कब, जब एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, उससे हमें फिटनेस का कहीं ना कहीं पता चलता है। राइट सर? तो सर कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट ने सिर्फ डार्विनिज्म को ही नहीं, नियो डार्विनिज्म को प्रूव कर दिया। बिल्कुल सर। डार्विनिज्म की बात तो वही रही कि इनबिल्ट वेरिएशन है, इनबिल्ट वेरिएशन जिसके पास बेटर वाला था, नए एनवायरनमेंट में फिट वाला वो सर्वाइव करा, बाकी नहीं करे। पर नियो डार्विनिज्म के अंदर इस वेरिएशन का कॉज बताया गया है। यहां पर भी जीन्स की वजह से ऐसा हो रहा है, किसी प्री एग्जिस्टिंग म्यूटेशन या किसी प्री एग्जिस्टिंग जीन की वजह से। वही तो फिर डार्विनिज्म प्लस नियो डार्विनिज्म हो गया। मतलब पेनिसिलिन ने म्यूटेशन नहीं कराया, बिल्कुल। पेनिसिलिन ने तो जो म्यूटेंट टाइप थे, रेजिस्टेंट टाइप थे, उनका केवल सिलेक्शन करवाया। तभी हम बोलते हैं थिंक जो म्यूटेशन से वो प्री एडेप्टिव होते हैं। जी करेक्ट सर। तो सर यही बात यहां पर आती है, फिटनेस या जो एडेप्टिव एबिलिटी है, इट इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड, यानी कि इसके पीछे जेनेटिक
बेसिस होता है। मतलब ये एक्वायर्ड नहीं होती है। जो फिटनेस है या एडेप्टिव एबिलिटी है, जो यूजफुल कैरेक्टर है, उनको एक्वायर नहीं किया जाता है। अगर एक्वायर किया जाता तो सारे बैक्टीरिया बच जाते, सबके पास आ जाता, सबके पास में वो कैरेक्टर आ जाता, पर ऐसा तो नहीं था। राइट सर? करेक्ट। तो बच्चों इसी माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट ने हमको क्या बताया कि जो म्यूटेशंस होते हैं कौन से वाले, जो काम आने हैं, एडवांटेजिनियस हैं, वो कैसे होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग होते हैं। राइट सर? प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशंस। तो जब ये सेलेक्ट होंगे, जब मतलब हमें पता नहीं था उन 5 में से कौन सी कॉलोनी के पास पहले से कोई एडवांटेजियस म्यूटेशन एग्जिस्ट कर रहा है, वो पता कब चला? जब उसका सिलेक्शन हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ? नया फिनोटाइप हमको देखने को मिला। हमें तो पता ही नहीं था कि कोई रेजिस्टेंस है मॉस्किटो के पास डीडीटी के लिए या किसी बैक्टीरिया के पास पेनिसिलिन के लिए। जब उनका सिलेक्शन हुआ तब ये फिनोटाइप अपने सामने आया। एग्जैक्टली। मतलब बच्चों कुछ मेंबर सेलेक्ट होते चले गए, कुछ मेंबर एलिमिनेट हो गए, तो जो नई प्रोजेनी और जनरेशंस बनेंगी वो पुरानी जनरेशन से हमको अलग दिखाई देंगी, क्योंकि उसमें सेंसिटिव तो हमको दिख ही नहीं रहे हैं। और बच्चों जब ऐसा होता जाए, एक्यूमुलेट होते जाए वेरिएशंस, और जब नए मेंबर बिल्कुल अलग लगने लगे पुराने मेंबर से, तो बच्चों वही क्या होता है? उसी से स्पेसिएशन, मतलब नई स्पीशीज बनने में हेल्प करती है। बिल्कुल सही सर। अब सर यहीं पर वही बात आ गई वापस म्यूटेशंस वाली, कि जो म्यूटेशंस होते हैं वो प्री एडेप्टिव होते हैं। बेटा प्री एडेप्टिव का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि पहले पेनिसिलिन आया फिर कोई म्यूटेशन हुई एडेप्टेशन के लिए, नहीं। म्यूटेशन पहले से है एक ऐसी एडेप्टेशन के लिए जिसकी अभी जरूरत ही नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए। बाई चांस है कि जरूरत पड़े, जरूरी नहीं है हर म्यूटेशन की जरूरत आगे पड़े, कोई फायदा उससे मिले। जिससे फायदा मिलता है वो प्री एग्जिस्टिंग होती है, इसलिए उसको प्री एडेप्टिव भी अपन कहते हैं।